जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक और वीडियो आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की आज क्लास 4 होने वाली है। क्लास 3 में भी मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। इतिहास के अंतर्गत हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ये ऑल एग्जाम के लिए है, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए संजीवनी बूटी का काम इस वजह से करेगा क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट है और पूरा मैं अच्छे लेवल का आपको करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि कच्चे मुच्चे लेवल का करा रही हूँ, ठीक है। छोटा मोटा नहीं करा रही, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ। मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल। वैसे तो मैंने आपको स्थल पढ़ा दिए मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूतड़ो, ये सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन अन्य और पढ़ लेते हैं, जैसे पाकिस्तान का जो अमरी है ये एक स्थल है, ठीक है। कोट पीजी बहुत ज्यादा एसएससी ने पूछा है, ये इस वजह से मैंने लिख दिया है इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोट पीजी स्थल कहां पर है तो आप बोलोगे पाकिस्तान में, या फिर वो आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि बताइए पाकिस्तान के स्थल कौन कौन से हैं। ऑप्शन देगा कोट पीजी और बालाथली, बैशलपुर, सनौली। तो आप क्या बोलोगे कि आपका कोट पीजी पाकिस्तान का है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। जब आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो ठीक है। अल्लाहदीनो पाकिस्तान का स्थल है। गनेरी वाला जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा का देखो बालू के लिए फेमस है, बालू के लिए भगवानूपरा, ये बालू के लिए फेमस है। मीनाथल ये हरियाणा का स्थल है। कोडाल भी हरियाणा का स्थल है, ठीक है। समझ गए ना। राजस्थान के स्थल देखो बालाथली, कर्णपुरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा, ठीक है। गुजरात के स्थल है देशलपुर, देखो ये नीचे डैश लगाए ना तो ये इंपॉर्टेंट है। देशलपुर, राजदी, रंगपुर, मालवड़, ये आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुंतासी, पवुमत ये आपके गुजरात के हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि सनौली, हुलास, मांडी कहाँ का है तो ये अपने उत्तर प्रदेश का स्थल है, ठीक है। पंजाब का स्थल बाड़ा ददेरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया है। तो देखो हड़प्पा एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है हड़प्पा। मतलब उस समय जब खोज-बोज हुई थी तब पता लगा था कि ये जो हड़प्पा शहर था, हड़प्पा नगर था, ये 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। और यहाँ की जो पद्धति थी वो कैसी थी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति बोले तो इस तरह की पद्धति थी, ये होती है ग्रिड पद्धति। यहां पर जो घर होते थे इनके दरवाजे मतलब सड़क की ओर ना खुल के आगे की ओर खुलते थे यहाँ पर, ठीक है। समझ गए ना, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। यहां तक आपको कोई दिक्कत। ग्रिड पद्धति से बना नगर आप बोलोगे हड़प्पा। शव दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। कब्रिस्तान को R37 कहा गया है हड़प्पा में। हड़प्पा नगर में कब्रिस्तान को क्या बोला गया है, R37। कपास की खेती के साक्ष्य हमको मिले हैं हड़प्पा से। कुल कितनी फसलों का ज्ञान हुआ था हड़प्पा में, 9 फसलों का ज्ञान हो गया था, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, हड़प्पा कालीन नगर में एक सुरक्षा दुर्ग भी हमको मिला है और यहाँ जो सुरक्षा दुर्ग है, सुरक्षा दुर्ग की जो चोटी है माउंट एबी, ठीक है, ये किस टीले पर है, पश्चिमी टीले की ओर है ना। समझ गए ना। और बात करें कि सुरक्षा दुर्ग के पूर्वी टीले की ओर कौन सी चोटी है, माउंट एफ है, ठीक है। मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग हुआ है किस नगर में, ये हुआ है हड़प्पा नगर में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में
में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिंधु घाटी का बगीचा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर पूछा जाए तो यही है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है। अब आप कहोगे कि दीदी ये तो पाकिस्तान में था। भाई पाकिस्तान भी तो पहले भारत में था, ठीक है, समझ गए ना। बात हो रही है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था उस टाइम, तो ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार होता था, समझ गए ना, कि ऐसा कौन सा नगर था जहां सबसे ज्यादा अन्न का भंडार था, तो वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत भी हमको मोहनजोदड़ो में देखने को मिली, विशाल स्नानागार भी हमको यहीं देखने को मिला। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। यहाँ पर हमको स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिले हैं। बुने कपड़े के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से देखने को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, देख लो, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। एक श्रृंगी बैल आकृति वाली मोहर मिली है। दाढ़ी वाले महादेव मिले हैं, ठीक है। पशुपति देवता भी हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिले हैं। कांसे की नर्तकी हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिली है, जो कि गुप्त मौन विधि द्वारा बनाई गई थी। साथियों अब हम पढ़ेंगे चन्हू दड़ों के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको क्लास 3 में बता दिया था, लेकिन आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लीजिए। चन्हू दड़ों को मनका बनाने का कारखाना बोला जाता है, ठीक है। मनका बनाने के कारखाने की जो खोज की थी, मनका बनाने के कारखाने की खोज मैके ने की थी, ठीक है। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ है? चन्हू दड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली के पीछे जो कुत्ता भाग रहा है ना, उसके पैर के निशान प्राप्त हुए हैं, पद चिन्ह, ठीक है। जो मेकअप किट होती है ना, लेडीज मेकअप करती हैं, वो किट भी प्राप्त हुई है, देख लो। आप कहती हो ना कि आज के जमाने में ये सब कुछ है, भाई पहले बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है। दवात प्राप्त हुई है। एकमात्र नगर है चन्हू दड़ो जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। बाकी सब में सुरक्षा के लिए दीवारें थी, लेकिन चन्हू दड़ो में सुरक्षा के लिए दीवारें नहीं थी, ठीक है। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चन्हू दड़ो से मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे लोथल नगर के बारे में। इसको हम लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। सफाई के प्रति सजग था ये, भाई जागृत था कि बस सफाई होनी चाहिए कैसे भी। कौन सा था? लोथल, है ना। और व्यापारिक नगर था, भाई व्यापारिक नगर था, सफाई के लिए भी सजग था और व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। और यहाँ व्यापार बंदरगाह से होता था, जिसको गोदीवाड़ा बोला जाता है, ठीक है, समझ गए ना। विश्व का जो प्राचीनतम पूछा जाए तो आप बोलोगे लोथल बंदरगाह, ठीक है। अब बात आती है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, ठीक है। शतरंज के खेल के साक्ष्य भी मिले हैं, देख लो। 3 युगल समाधि मिली है। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो भी हमको लोथल से देखने को मिली है। चावल का जो छिलका होता है ना, चावल होता है ऊपर जो उसका छिलका होता है, उसके साक्ष्य भी हमको लोथल से देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो मैनचेस्टर बोला गया है, लोथल को बोला गया है। लघु मोहनजोदड़ो भी लोथल को बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी लोथल को बोला गया है। इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि व्यापार के लिए भी सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, और सफाई के प्रति भी बहुत ज्यादा जागृत है, ठीक है, समझ गए ना। और देखो मम्मी मॉडल, मम्मी नहीं मम्मी मॉडल यहीं से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की जो नाव होती है ना, खिलौने के रूप में, यह नहीं कि आप सोच लो कि मिट्टी की नाव से चलते थे, खिलौने के रूप में भी हमको लोथल से प्राप्त हुई है।
साथियों अब हम पढ़ेंगे कालीबंगन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कालीबंगन आपका राजस्थान राज्य में है, ठीक है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। कालीबंगा में किस किस के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो लकड़ी का हल है वो कहाँ से मिला है? इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने, कालीबंगा से ही मिला है, कालीबंगन से मिला है। 7 हवन कुंड एक साथ मिले हैं कालीबंगन से। ऊंट की जो हड्डियां मिली है वो कालीबंगन से मिली है। भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं ना, कि जो भूकंप आता है वो किस तरीके से आता है, उसके साक्ष्य भी हमको कालीबंगन से देखने को मिले हैं। लकड़ी की बनी हुई नाली देखने को मिली है हमको, ठीक है। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य कालीबंगन से देखने को मिले हैं। हाथी के दांत की जो कंघी मिली है वो भी हमको कालीबंगन से देखने को मिली है। बात करते हैं अब धौलावीरा की। धौलावीरा राजस्थान में, ठीक है। जल प्रबंधन व्यवस्था हमको धौलावीरा से देखने को मिली है। सुनामी के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं देखने को। स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। सुरकोटदा के बारे में पढ़ लीजिए। घोड़े का जो अस्थि मंजर है सुरकोटदा से देखने को मिला है। घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियां हमको सुरकोटदा से देखने को मिली हैं। पत्थर की जो किलेबंदी है वो भी हमको सुरकोटदा से देखने को मिली है। वनावली पढ़ लीजिए। हाथी के दांत की कंघी हमको बनावली और कालीबंगन से देखने को मिली है। जौ के दाने जो हमने पहली फसल उगाई थी, जौ थी हमारी, जौ के दाने हमको बनावली से देखने को मिले हैं। मिट्टी का हल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ लकड़ी का हल है, यहाँ मिट्टी का हल है, इंपॉर्टेंट। खिलौने के रूप में देखने को मिला है ये हमको बनावली से। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी जान लीजिए। वैसे तो आपने पूरा जान लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो लोग थे वो शाकाहारी थे और मांसाहारी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, है ना। सामान्यतः जो मकान थे, मकान का जो निर्माण हुआ था ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। जैसे कि अब किसी से भी पूछ लो तो बोलते थे कि पहले कच्चे मकान बनते थे, है ना, मिट्टी के बनते थे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में भी ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सामान्यतः लिखा हुआ है। अब ईंटों का अनुपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। ईंटों का अनुपात है 4:2:1। अब पूछ लिया जाए कि कितनी लंबाई थी, चौड़ाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, तो 27 सेंटीमीटर लंबाई, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई, सॉरी लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है, समझ गए ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्ग में बांटा गया था। वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? जो कि विद्वान माने जाते थे, कुलीन माने जाते थे, है ना, समझ गए ना। वो पुरोहित का पद था, योद्धा का था, व्यवसायी का था, श्रमिक का था, ठीक है। सभ्यता के पतन का कारण क्या था? बाढ़ मानी जाती है या बहुत सारी जगह जलवायु परिवर्तन माना जाता है। मापतौल 16 के गुणज में थी, मतलब कि 16 की पहाड़ी के रूप में थी, मतलब जो भी था 16 के गुणज में था। जैसे 80 में 16 का भाग जा रहा है तो 80 है, ठीक है। 16, 32, 64, 80, ठीक है, समझ गए ना। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं, ठीक है। हमने सामान्य जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। साथियों अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है 1500 बीसी से 600 बीसी तक है, ठीक है। वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला पूर्व वैदिक काल जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, ठीक है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग किया गया, मतलब लोहे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, एटा के अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। एटा पड़ता है यूपी में,
ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ऋग्वैदिक काल आता है ये किस काल में आता है, तो ये पूर्व वैदिक काल में आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आर्यों का आगमन स्थल क्या है, कौन से काल से माना जाता है। तो देख लो कि आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। किस व्यवस्था को जन्म दिया? वैदिक व्यवस्था को आर्यों ने जन्म दिया। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और मैं तो कह रही हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बार एसएससी ने पूछा है ये। आर्य का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ है, बेस्ट है। श्रेष्ठ के पर्यायवाची कुलीन, अभिजात्य हमको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा पूरा सेशन आर्यों के आगमन स्थल पर ही चल रहा है। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये आर्य कहाँ से आए। आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में इराक और ईरान से आए थे, ऐसा बताया जाता है। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार बताया जाता है। मैक्स मूलर की थ्योरी आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। और मैक्स मूलर का एक अभिलेख था, बोगज कोई अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष पुराना था? उस समय से 1400 बीसी पुराना था। ठीक है। बोगस कोई अभिलेख में किस किस के बारे में पता लगता है, ये भी पता होना चाहिए। इंद्र देवता के बारे में पता लगता है, मित्र देवता, वरुण देवता, नासत्य देवता के बारे में। ठीक है। ये सब कुछ आपको पता लग गया। देखो, जैसे मैक्स मूलर ने बोला था ना कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, वैसे ही एडमंड मेयर ने बोला था कि आर्य पामीर के पठार से आए थे, लेकिन ये मान्य नहीं है। आपको ये बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि एडमंड मेयर ने बोला था कि आर्य पामीर के पठार से आए थे, लेकिन ये मान्य नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। पेनका और हर्ट ने बोला कि आर्य आए थे जर्मनी से। किस बेस पे बोला इन्होंने बोला शारीरिक समानता के बेस पे। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद मत करना, बस थोड़ा याद इस तरीके से करना है आपको कि पेनका और हर्ट ने बोला था कि आर्य जर्मनी से आए थे। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी, इनका आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और गाइल्स ने बोला था कि आर्य हंगरी, डैन्यूब जैसे देशों से आए थे। ठीक है, समझ गए ना। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का भी आपको याद करना है। इन्होंने बोला था आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इनकी बुक है आर्यों के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आपको याद रखनी है। ठीक है। आर्यों का पंचजन आप जान लीजिए किस प्रकार था। देखो, कुल की बात करें तो उस टाइम ऐसा तो नहीं था जैसे आज बड़े बड़े घर होते हैं, पूरी फैमिली होती है, तो उस समय ऐसा सब कुछ नहीं था, है ना। हाँ था, फैमिली थी, छोटी मोटी थी। तो फैमिली में जैसे होते हैं ना बड़ा सदस्य, तो उसको बोला जाता था, ये जो कुल है ना सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। फैमिली के बड़े सदस्य को बोला जाता था कुलपति, है ना। अब फैमिली हो गई, उसके बाद गांव भी होगा। गांव में जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था ग्रामिनी। ठीक है। अब ग्राम से ऊपर जाएंगे, विश का मतलब विशपति, जैसे ब्लॉक वगैरह है आज, उसी रूप में दिया गया है। फिर इसके बाद आज जनपद है। उस समय इतने जनपद नहीं थे, बहुत बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे। महाजनपद काल के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, 16 जो महाजनपद है ना उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ गए। फिर इससे बड़ा होता था राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई होती थी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रों में सिर्फ इराक, ईरान ये थे भाई, ये सब भारत से आए हैं। इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ भारत के ही थे, तभी तो अपना अखंड भारत बोला जाता है। समझ गए ना आप। साथियों, अब हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। ठीक है। यहाँ पर जो मनुष्य थे वो मांसाहारी और शाकाहारी थे, मतलब सर्वाहारी थे। जो दोनों खाते हैं उनको बोला जाता है सर्वाहारी। ठीक है, दोनों तरह के मनुष्य थे यहाँ पर। अब बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो खाद्य पदार्थ था उसको क्या बोला जाता था?
देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इधर की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? भाषा पता होनी चाहिए। भाषा संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी। ठीक है, ये आपको पता हो गया। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। और जितने भी अब संस्कृत में आपको शब्द देखने को मिलेंगे वो भाषा संस्कृत के होंगे, ब्राह्मी लिपि के होंगे। ठीक है, तो देखो जो आज खाद्य पदार्थ बोला जाता है ना, उस समय बोला जाता था करब। क्या बोला जाता था? करब। जौ के दलिया को उस समय बोला जाता था संस्कृत भाषा में यवांगू। जौ के दलिया को क्या बोला जाता था? यवांगू। जौ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, यब बोला जाता था इसको। मरुस्थल भी इंपॉर्टेंट है, आज मरुस्थल बोला जाता है, उस समय धन्व बोला जाता था। ठीक है, गाय, गाय बिल्कुल भी मारे जाने योग्य नहीं थी उस समय। ठीक है, उस समय अघन्या बोला जाता था। और मैंने आपको बता ही दिया है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, समुद्र को पारावत बोला जाता था। ठीक है, वैक नॉट, वैक नॉट, सूदखोर को वैक नॉट बोला जाता था। कृषि भूमि, कृषि भूमि को उर्वरा। ठीक है, कृषि भूमि को उर्वरा और किसान को बोला जाता था कीनास। ठीक है, हल को लांगल, कृषि भूमि के बीच की भूमि को खिल्ले बोला जाता था, बंजर भूमि को आतरना बोला जाता था। अब बात करते हैं, नहर को बोलते थे कुल्या, सूत प्लस ऊन प्लस मृग चर्म वस्त्र बोले जाते थे। ठीक है, नाई को उस समय बोलते थे बप्ता। यहां तक आपको समझ आ गया? कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत याद करना है बस। ठीक है, कि और ये मत समझना कि पता नहीं कहाँ के ये शब्द हैं, संस्कृत के ही शब्द है ये। ठीक है, पवित्र पेय को बोला जाता था सुरा, सोमरस। ठीक, साथियों अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल की नदियों के बारे में। ये वर्तमान में तो आज नाम कुछ और ही है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में उन नदियों के नाम क्या थे, और यहाँ से प्रश्न अक्सर पेपर में बनता है। तो बात कर लेते हैं नदी और उनके पुराने नाम। देखो, आज जो काबुल नदी है ना, उसका पहले क्या नाम था? कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। काबुल का पुराना नाम कुंभा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु। सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, सिंधु नदी का पहले नाम था सिंधु, हिरव या हिरण्य, इसके 3 नाम थे। ठीक है, झेलम नदी इंपॉर्टेंट, पहले लिख दिया है। झेलम का पहले ऋग्वेदिक काल में क्या नाम था? वितस्ता। लेकिन यूनानों ने क्या बोला था इसको? हाइडेस्पीज। क्या बोला था? हाइडेस्पीज। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि यूनानों ने कब इस नदी को हाइडेस्पीज बोला था, और बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए थे, तो सब कुछ हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सिकंदर का युद्ध पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, स्वात, जो आज वर्तमान में स्वात नदी है, उसका ऋग्वेदिक काल में नाम था सुबत्तु। चिनाब नदी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी को पहले आश्किनी बोला जाता था, है ना। चिनाब नदी को पहले क्या बोलते थे? आश्किनी। अब बात आती है गंडक नदी। गंडक नदी को पहले ऋग्वेदिक काल में सदा नीरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सदा नीरा। ठीक है, गोमती नदी को पहले गोमल बोला जाता था। ब्यास नदी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको बिपाशा बोला जाता था। ठीक है, समझ गए ना। रावी नदी इंपॉर्टेंट है, रावी नदी को हम ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते थे? परुष्पनी। परुष्पनी बोलते थे। घग्गर नदी आज वर्तमान में घग्गर बोली जाती है, लेकिन पहले इसको द्वसदती बोलते थे। द्वसदती बोले तो सरस्वती। ठीक है, समझ गए ना। द्वसदती, या हम इसको नदी तमा बोलते थे, या देवी तमा बोलते थे, या माते तमा बोलते थे। नदी तमा अर्थ क्या है? तमा का मतलब सबसे अच्छी नदी, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी मानी जाती थी यह नदी, और सबसे अच्छी माता मानी जाती थी आपकी द्वसदती नदी। ठीक है, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। सतलज नदी को इंपॉर्टेंट है, पहले बोला जाता था इसको सतुद्री। कुर्रम नदी को क्रमु बोला जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका आज का सेशन, और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अभी आपका ऋग्वेदिक काल पूरा फिनिश नहीं हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पूरी फिनिश करा दी है। और आज के लाइव सेशन में मैं आपसे जो आज पढ़ाया है उसको पूछूंगी, स्टैटिक का पूरा पोर्शन पूछूंगी, तो आप अच्छे तरीके से क्लासों को करके आइएगा। आई होप कि आप मुझे निराश नहीं होने देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। और ऋग्वेदिक काल मैं आपको कल की क्लास में पूरा करा दूंगी। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे एकदम नया, चैनल को सब्सक्राइब करने की साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएं। जय हिंद साथियों।